वेलकम टू आवर चैनल माइंड पोर्टल। आज हम बात करने वाले हैं नोटिफाइड माइंड डिजीज के बारे में। व्हाट आर नोटिफाइड डिजीज? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कुछ डिजीज को नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिजीज घोषित किया है। ये डिजीज डायरेक्टली माइनिंग ऑपरेशन से जुड़ी होती है और इन्हें ऑफिशियल तौर पर गैजेट ऑफ इंडिया में नोटिफाई किया गया है। नोटिस ऑफ अकरेंस रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन। अब बात करते हैं नोटिस ऑफ अकरेंस की। सेक्शन 25(1) माइंस एक्ट 1952 और रेगुलेशन 10 मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 के अनुसार अगर किसी वर्कर को नोटिफाइड डिजीज होती है तो माइन मैनेजमेंट को 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करना कंपलसरी है। रिपोर्ट भेजी जाती है चीफ इंस्पेक्टर, रिलीजन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ माइंस और अन अथॉरिटीज को प्रिस्क्राइब फॉर्म 5 में। साथ ही सेक्शन 25(2) माइंस एक्ट 1952 कहता है कि अगर कोई डॉक्टर किसी माइनर का इलाज करते हुए पाता है कि उसे नोटिफाइड डिजीज है तो डॉक्टर डीजीएमएस को तुरंत रिपोर्ट करेगा विद फुल डिटेल्स। कॉजेज ऑफ माइंड ऑक्यूपेशनल डिजीज। अब जानते हैं कि ये डिजीज होती क्यों है। माइनिंग ऑपरेशन में वर्कर्स लंबे समय तक हेल्थ हैजर्ड के कांटेक्ट में रहते हैं, जैसे डस्ट, नॉइज, वाइब्रेशन, हीट, ह्यूमिडिटी, रेडिएशन, फ्यूम्स, इमिशन और लो इल्यूमिनेशन। इन कारणों से ऑक्यूपेशनल डिजीज डेवलप होती है, जैसे सिलिकोसिस, न्यूमोक्नोसिस, एस्बेस्टोसिस, noise induced hearing loss, manganese poisoning, mesothelioma और कई और सीरियस हेल्थ कंडीशंस। प्रिवेंटिव एंड प्रोएक्टिव मेजर्स इन डिजीज को अवॉइड करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप लेना जरूरी है, जैसे रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ हैजर्ड, एलिमिनेशन और रिडक्शन ऑफ हैजर्ड्स, जॉब रोटेशन ताकि वर्कर्स को कम एक्सपोजर मिले, पर्सनल प्रोएक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीईएस का यूज, ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम्स और सबसे इम्पोर्टेंट पीरियोडिक मेडिकल चेकअप ऑफ वर्कर्स। इन मेजर को फॉलो करने से रिस्क ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज काफी कम किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नोटिफाइड डिजीज लीगली रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब अगर किसी वर्कर को ये डिजीज होती है तो उसे कंपनसेशन और मेडिकल प्रोटेक्शन मिलेगा। माइंस एक्ट 1952 माइन मैनेजमेंट और डॉक्टर्स दोनों को अकाउंटेबल बनाता है ताकि वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर हो सके। ये प्रोविजंस माइनिंग सेक्टर में सेफ्टी कल्चर और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं। आइए अब एक एक करके इन डिजीज को डिटेल्स में समझते हैं। सिलिकोसिस। ये बीमारी तब होती है जब वर्कर एयरबॉर्न रेस्पिरेबल डस्ट यानी सिलिका डस्ट इनहेल करते हैं। ये डस्ट पैदा होती है ड्रिलिंग, क्रशिंग, साइजिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। इस डिजीज में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है लंग्स पर। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था SRO 1306 डेटेड 21 जुलाई 1952। न्यूमोकोलोसिस। ये भी सिलिकोसिस जैसी ही है, लेकिन खास तौर पर कोल माइंस में कोल डस्ट इनहेलेशन से होती है। ये भी डायरेक्टली लंग्स को इफेक्ट करती है। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था SRO 1306 डेटेड 21 जुलाई 1952। मैंगनीज पॉइजनिंग। ये मैंगनीज माइंस में मैंगनीज डस्ट के इनहेलेशन से होती है। ये डिजीज सीधे नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है। नोटिफिकेशन जारी हुआ था SRO 3109 डेटेड 18 दिसंबर 1956। एस्बेस्टोसिस। ये डिजीज एस्बेस्टोस डस्ट इनहेल करने से होती है, जो एस्बेस्टोस माइंस में कॉमन है। इसका असर मुख्य रूप से लंग्स पर होता है। इसे नोटिफाई किया गया था SO 2521 डेटेड 26 जून 1986। कैंसर, लंग्स, स्टमक, प्लूरा एंड पेरिटोनियम यानी लंग्स, स्टमक, प्लूरा या पेरिटोनियम का कैंसर मेसोथेलियोमा भी कहते हैं। ये डिजीज होती है फाइब्रस डस्ट पार्टिकल्स खाकर। एस्बेस्टस फाइबर्स के लंबे समय तक इनहेलेशन से ये लंग्स और स्टमक दोनों को इफेक्ट करती है। इसका नोटिफिकेशन भी SO 2521 डेटेड 26 जून 1986 को हुआ था।
नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, ये होती है एक्सेसिव एक्सपोजर्स टू हाई नॉइज लेवल की वजह से, खासकर माइनिंग मशीनरी और प्लांट्स के पास काम करते समय। इसमें वर्कर की हियरिंग एबिलिटी ग्रेजुअली कम होने लगती है। इसका नोटिफिकेशन है SO399E डेटेड 21 फरवरी 2011। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, ये होती है जब वर्कर की स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट केमिकल से होता है। ये प्रॉब्लम अक्सर केमिकल्स हैंडलिंग के दौरान माइंस, वर्कशॉप, प्लांट्स और स्टोर में होती है। ये डिजीज में स्किन ऑफ हैंड्स, लेग्स और एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स प्रभावित होते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी SO399E डेटेड 21 फरवरी 2011 को इंक्लूड किया गया था। पैथोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू रेडियम और रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ये होती है रेडिएशन एक्सपोजर से, जब वर्कर्स रेडियो एक्टिव मिनरल्स या मटेरियल्स वाली माइंस और प्लांट में काम करते हैं। इस डिजीज में शरीर के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स दोनों प्रभावित होते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी SO399E डेटेड 21 फरवरी 2011 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो ये थी पूरी लिस्ट नोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डिजीज अंडर माइंस एक्ट 1952 की। ऐसे ही और माइनिंग रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।